तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्रों और साथ ही पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट आज विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसी के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब की वार्षिक यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जनपद चमोली पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ावों पर विशेष रूप से एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ 10 ਭਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। बोले सो निहाल। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, आज जिस तरीके से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है वो प्रारंभ हो चुकी है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं? देखिए, अगर कहा जाए तो सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट जो हैं वो खोल दिए गए हैं और क्योंकि आज के दिन ही तमाम अरदास और तमाम चीजें वहाँ पर होनी थी, तो सुबह ही वहाँ पर जो तमाम संगतें थी वो पहुंच गई थी और उसके साथ जो है विधि विधान के साथ जो है वो कपाट जो है वो हेमकुंड साहिब के खोल दिए गए। मैं आपको बताऊं कि इस समय की जो वहाँ पर पहुंचने के लगभग 3 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा है जो बर्फ से भरा हुआ है, तो तमाम लोग जो हैं जो वहाँ पर आने जाने वाले हैं उनके लिए जो पैदल मार्ग है वो थोड़ा कठिन होने जा रहा है, क्योंकि काट के सेना और जो वहाँ के ग्रंथी थे उन्होंने बना तो दिया रास्ता पूरा जो है सेवादार उन्होंने, लेकिन क्योंकि पूरा रास्ता भी बर्फ से वो ढका हुआ है, घांगरिया से ऊपर का जो रास्ता है वो काफी परेशानियों भरा है। लेकिन तीर्थ यात्रा कहाँ होती है अगर आप परेशानियों से ना जाएं। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें जो हैं वो संपन्न हुई हैं। आज से लगभग 6 महीने तक जो है हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में जो सिख श्रद्धालु हैं और सिख संगतें हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं। जी पंकज, अगर धार्मिक परिदृश्य से देखा जाए तो सिख धर्म के हिसाब से यात्रा काफ़ी अहम हो जाती है। ऐसे में जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो कैसी दिख रही हैं, क्योंकि यात्रा काफ़ी कठिन है, एक लंबा मार्ग है जहां पर बर्फ़ से होकर गुजरना पड़ता है और लगातार उसको लेकर वहां से बर्फ़ हटाने का भी कार्य लगातार चल रहा था। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी, सेना के जवान लगे हुए थे, तो ऐसे में यात्रा काफ़ी अहम हो जाती है। धार्मिक परिदृश्य से भी और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहती है इस यात्रा के दौरान। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और इस समय की स्थिति थोड़ी इसी तरीके की रहती है और प्रशासनिक तैयारियां जो हैं वो हर तरीके से तो कर दी गई हैं और जो वहाँ पर क्योंकि मौसम वैसा ही है, लगातार बरसात होती है और जो पीक इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी की का सिचुएशन जो है बनी रहती है। बस ये जो मई और जून के कुछ इलाके समय ऐसे हैं जिसमें अच्छी तरीके से यात्रा हो पाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद जब बरसात का सीजन आएगा तो फिर घांगरिया और उससे ऊपर जो है भारी बरसात के कारण कभी सड़क बंद हो जाना, कभी तमाम चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से आना जाना वो रहता है। इसलिए इस समय पीक सीजन रहेगा और बड़ी संख्या में सिख संगत जून तक जो है वो पहुंचेंगी, क्योंकि जून 15 के बाद तो मानसून उत्तराखंड में भी हिट कर जाएगा। तो इसलिए तमाम व्यवस्थाएं इसी दौरान में रहनी है और इसी दौरान में ज्यादातर संगत जो है वो यहाँ पर रहेंगी और वही उनके द्वारा यहाँ पर दर्शन किए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें एनडीए दलों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम धामी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान जातिगत जनगणना तो वहीं सुशासन सहित कई अन्य मुद्दों पर रोडमैप बनाया गया। तो वहीं प्रदेश के काश्तकारों और किसानों की आजीविका सुधार के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर भारतीय सेना पशुपालन विभाग के माध्यम से
प्रदेश में स्थानीय किसानों को पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है और पहले चरण में पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। अभी पशुपालन विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज में हमारे पशुपालक कार्यरत हैं, जिसमें जो गोट वैली योजना के अंतर्गत बकरी पालन और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और हमारे ब्रॉयलर फार्मिंग योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के उत्पाद को आईटीबीपी और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं। लाइव गोट, हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की है वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं। और चूंकि अभी तक ये कार्य उनके स्तर से जो टेंडर होता था उस प्रोसेस से होता था, उसमें एक मिडिल मैन रहता था। यहाँ मिडिल मैन नहीं है, सीधे पशुपालक का प्रोडक्ट सीधे उस चौकी या उस सेना तक जाता है जो वहां पे उसको प्रयोग करते हैं। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कोविड को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मिले कोविड के 2 मामले, तो वहीं सीएमओ को मिले सैंपलिंग कर जांच के निर्देश। तो वहीं ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, अस्पतालों में बेड भी खाली रखे जाएं। हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ जरूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। कोटद्वार के बेस अस्पताल में तैनात वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र सिंह का कहना है कि बच्चों में हाथ, पैर और मुंह रोग एक हल्का संक्रामक वायरल संक्रमण है और इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर हरेंद्र ने कहा कि ये वायरस छोटे बच्चों में आम है और इसके लक्षणों में मुंह में घाव और हाथ और पैरों पर दाने शामिल हैं। हाथ और पैर और मुंह पर जो रोग होता है उसको कॉक्सैकी वायरस के कारण होने वाला वायरल संक्रमण है। एक्चुअली पीछे चला था एक जिसको कहते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज करके, तो इसमें थोड़ा सा दाने वगैरह आने लगते हैं शरीर में बच्चों के, ये हाथों में, पैरों में, और मुंह में दाने वगैरह छाले आते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने नहीं होता, सेल्फ लिमिटिंग होता है। बस ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे को साफ सफाई का ध्यान रखें और सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करते रहें। खबरों में आगे बढ़ेंगे और कालाडूंगी और उसके आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। वहीं बारिश होने से उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। तो वहीं कई ग्राम सभाओं के किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी आई है। बताया गया कि ये बारिश आम और लीची की बागवानी के लिए फायदेमंद साबित होगी। और देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा स्टेडियमों के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के इन बयानबाजी करने वाले नेताओं को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ अफवाह उड़ाना है। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के लोगों को सिर्फ भ्रमित करना है, जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले ही कह दिया गया है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा। नहीं है। देखिए, ये तो कांग्रेस की केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत हो चुकी है और उनका चरित्र इस तरह का हो गया है कि हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना, नकारात्मकता फैलाना। तो ये कांग्रेस के नेताओं का, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, जनता ने उनको काम नहीं दिया। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं नाम चेंज हो रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिवर्तन की लहर तो चलती है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछ रही है।
दरअसल कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ऐलान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत को न केवल चुनाव से बल्कि राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के राजनीति से संन्यास ले लेने की सलाह पर हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर हरीश रावत के चुनाव न लड़ने की बात पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने अपनी सहमति जताई है। राजेंद्र शाह ने साफ कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। वहीं उन्होंने महेंद्र भट्ट पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट अपने गिरबान में झांके, हरीश रावत जैसे व्यक्ति पर महेंद्र भट्ट कोई बयान दे वो उचित नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को खारिज किया है। उनके अनुसार ऐसा संभव नहीं है। उनके अनुसार सरकार चाहे भी तो चुनाव एक साथ नहीं करा पाएगी। उनके अनुसार अगर कोई सरकार अल्पमत में आती है और वहां चुनाव कराना जरूरी हो तो क्या चुनाव कराने के लिए सरकार 5 सालों का इंतजार करेगी? नेशन वन इलेक्शन, ये इस देश के अंदर इस लोकतंत्र में कभी जो है सक्सेस नहीं हो सकता है। माना एक चुनाव हुआ लोकसभा का, लोकसभा के उस चुनाव में अगर केंद्र की सरकार गिर जाए उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? क्या पूरे देश के अंदर चुनाव होगा या किसी प्रदेश के अंदर विधानसभा जो है अल्पमत में आ जाती है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? और हल्द्वानी में 31 मई को कांग्रेस द्वारा जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है और उसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जुबानी हमला बोला है। कहा कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया है उसको लेकर सेना के सम्मान में यात्राएं निकाली गई, लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है कि एक तरफ तो वो सेना की कार्रवाई के सबूत मांगते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यात्राएं निकाल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस को इस तरह की यात्राएं निकालने का कोई अधिकार नहीं है। संकट में होता है, देश युद्ध की स्थिति में होता है, तो देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह उठाए, पहले भी जब हमारी सेना ने बालाकोट में जाकर के आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा उसके सबूत मांगे गए थे। आज भी लगभग इसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी है और वो लगातार प्रश्न चिन्ह उठा रहे। तो मुझे लगता है कि वो चाहे जय हिंद यात्रा निकालें, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा निकालें, उनके कृतित्व में, उनकी कार्रवाई में, उनकी भावना में कहीं न कहीं जो है संदेह पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि वो सेना का मनोबल नहीं बढ़ा रहे बल्कि सेना का मनोबल गिरा रहे। ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवान पद्मश्री योगेश्वर दत्त आज ऋषिकेश पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए उत्तराखंड में पहलवानों के लिए कुछ करने की इच्छा जाहिर की है। योगेश्वर दत्त चाहते हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से भी खिलाड़ी ओलंपिक में प्रतिभा दिखाएं। उन्होंने कहा कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हमें ओलंपिक 2036 के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। साथ ही योगेश्वर दत्त ने ऋषिकेश में आयोजित 4 दिवसीय द ग्रेट गंगा योग रिट्रीट में भी भाग लिया। हमने यहाँ पे शिविर लगाया है और आप लोगों से मिलना चाहते थे और यहाँ के उत्तराखंड के लिए भी यही था कि यहाँ से भी बच्चे प्रतिभा निकल सकते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट उत्तराखंड से भी निकल सकते हैं। तो आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड के जो लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को खेल में डालिए, उनको बड़े सपने दिखाइए ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने के। 2036 ओलंपिक हिंदुस्तान में होंगे तो आपके बच्चे, क्या पता आपका भी कोई बच्चा यहाँ से ओलंपिक मेडल के पोडियम पे खड़ा हो, गोल्ड, ब्राउन या सिल्वर के लिए। और सबसे बड़ी बात है जब खिलाड़ी तिरंगा लेके मैदान में होता है तो उससे ज्यादा गर्व का पल किसी के लिए भी नहीं होता, पूरे देशवासी के लिए गर्व का पल होता है वो हमारे लिए। और उत्तराखंड में पहली बार अस्थि रोग विभाग के डॉक्टरों की टीम के द्वारा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए बायोनिक गोल्ड प्लेट की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई और सर्जरी में दूर मेडिकल कॉलेज
और स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों की टीम शामिल रही। सफलतापूर्वक सर्जरी के बाद डॉक्टर की टीम ने डोईवाला में एक कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा किया। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की सर्जरी बेहद कारगर साबित होगी और इस सर्जरी से शरीर में कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अब जब भी इम्प्लांट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, तो उसको उससे फायदा होना ही है। और जो मेटल की रिएक्शन होती है जो बॉडी के साथ, जितनी भी रिएक्शन, आप देखिए कोई भी चीज़ जाती है तो कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्ट करती है। जितनी रिएक्शन कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएगा, फेल्योर कम हो जाएगा। जब सर्जरी का फेल्योर ही नहीं हो तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ये जो प्लेट्स होती हैं, जो अब ये नई तरह की प्लेट्स आती हैं जिनमें की अलग कोटिंग होती है, इनका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि ये पेशेंट की बॉडी के लिए कम एलर्जिक होती हैं, मतलब उनकी बॉडी से एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। प्लस इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर में फॉरेन बॉडी रिएक्शन कम करती हैं। तो इससे इमीडिएटली तो हम सर्जरी के समय नहीं बोल सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंट को बेनिफिट देती है। और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर आपको बता दें खरीमा कोतवाली क्षेत्र के चारू बेटा क्षेत्र में जंगल में महिला का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और साथ ही आपको बता दें पुलिस के साथ सीओ बिमल रावत ने शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका अनीता के परिजनों और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका अनीता शनिवार की सुबह घर पर नहीं थी। परिजनों और साथ ही ग्रामीणों ने काफी खोजबीन के बाद घर के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे अनीता का जला शव पाया। यहाँ पर जो है एक जली हुई बॉडी जो है जंगल में यहाँ पर कस्बे से 250 से 300 मीटर दूर मिली है। तो सूचना मिलने पर ही पुलिस मौके पर पहुँची और जो है फिर शिनाख्त की कार्रवाई हुई। शिनाख्त भी हो गई है, उसका घर आसपास में है। साथ ही जो है एफएसएल की टीम भी हम लोगों ने एक्टिव कर दी है और 2-3 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी इस केस का भी निवारण हो जाएगा। और राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नगर निगम मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए दूर करेगा और इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है और उसके बाद इन मशीनों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पे काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर ज्वालापुर क्षेत्र में पीट बाजार में भीषण आग लगी। तो वहीं टेंट कारोबारी के मकान में भीषण आग लगी है। धुएं और लपटों से सहमे लोग। तो वहीं आपको बता दें घरों से बाहर निकले स्थानीय निवासी। पुलिस ने भीड़ हटाकर शुरू किया राहत कार्य। तो वहीं आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो धुएं और लपटों से लोग सहम गए। भीषण आग लगी हुई थी। बड़ी अपडेट, घरों से बाहर निकले स्थानीय निवासी और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने भीड़ को हटाकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। हरिद्वार से खबर सामने आई, जहां पर ज्वालापुर क्षेत्र के पीट बाजार क्षेत्र में भीषण आग लगी हुई है। टेंट कारोबारी के मकान में भीषण आग लगी हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। टेंट कारोबारी के मकान में भीषण आग लगी हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। संजय पुंडेर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? संजय, आवाज पहुंच रही है आपको? जी, ये हरिद्वार के ज्वालापुर पीट बाजार का मामला है, जहां एक टेंट कारोबारी के मकान में भीषण आग लगी है। हालांकि इसके बाद जो स्थानीय दमकल की टीम थी वो वहां पर पहुंच गई थी। इसके बाद कहीं ना कहीं अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है वहां पर ना तो किसी के पास दमकल के उपकरण है और ना किसी तरह के वहां इंतजामात है। यानी कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही यहाँ भीड़ भाड़ वाले
देखने को मिलती है। तो अब आने वाले वक्त में किस तरह से आग से बचने के उपकरण यहाँ पे स्थानीय लोग लगाते हैं और किस तरह से बच पाते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका संजय। तो टेंट कारोबारी के मकान में भीषण आग लगी हुई है। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर यातायात की दृष्टि से पछुआ दून के सबसे महत्वपूर्ण हर्बर्टपुर चौक की सालों से खड़ी समस्या को अब जल्द ही सुधारा जाएगा। सालों से गलत तरीके से बने इस चौक के कारण लगने वाले जाम से अब जनता को राहत मिलेगी और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लग पाएगा। हर्बर्टपुर नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी ने आज NHAI और ARTO और साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ हर्बर्टपुर चौराहे का निरीक्षण किया। चौराहे को अगर हम बीच सेंटर में शिफ्ट करते हैं तो जनता को बहुत रिलीफ मिलेगा। प्रतिदिन यहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है और होते भी हैं। अभी पूर्व में अंकल जी थे सिंगल जी, उनका मतलब ट्रैफिक के ही कारण ऐसी दुर्घटना हुई, वो बच गए, मौत के मुंह से बाहर आए। तो मेरा यही है, मैंने कहा अधिकारी हमारे सभी विभागीय अधिकारी आए हैं और इसको 20 सेंटर में लाया जाए। चौराहे पर ट्रैफिक जाम की काफी समस्या होती है। तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फिर ट्रैफिक जाम होता है। तो ये हाई मार्क लगा हुआ है। अभी इसको देखा जा रहा है कि इसको, चूंकि ये सेंटर में नहीं है, जो हमारी टेक्निकल टीम KP इंस्टीट्यूट आए हैं और NSA है, तो उनका कहना ये है कि इसको अभी इसमें वो लोग इसका वैज्ञानिक रूप से इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या इसको शिफ्ट करना है, और शिफ्ट भी करना है तो किस कंट्रोल अनकंट्रोल किस तरह से रहेगा। पौड़ी से खबर सामने आई, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत जनपद दूरस्थ गांव टीला पहुंचे, जहां पर आपको बता दें ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं CDO के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीणों के साथ कृषि, बागवानी, पारंपरिक खेती और स्वरोजगार को लेकर मौजूद संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उनका भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस गांव में, जैसे आप देख रहे होंगे, आलू और चौलाई और साथ में घी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे उत्पादन होता है। तो हमने आज यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे वार्ता की है और इस आलू के और चौलाई को हम लोग कैसे आगे इनकी मार्केटिंग करा सकते हैं, इनको और अच्छा दाम कैसे दिला सकते हैं इसका, और साथ में जो लोग घी का उत्पादन करते हैं उसको हम लोग कैसे मार्केट से जोड़ सकते हैं, इसके लिए वार्ता की गई है। और हमारे प्रयास रहेगा कि हम अपने समूह के माध्यम से जो लोग यहाँ रहते हैं उनको उससे एक अच्छा दाम मिल सके। आज जो है हमारे CDO सर के द्वारा महिलाओं को उद्यान के बारे में, कृषि के बारे में, जो हमारे पशुपालन के बारे में तमाम विभागों के ऐसी जानकारी दी गई जो कि हमारी माताओं बहनों को, जो हमारे बुजुर्गों को जिस चीज का पता ही नहीं था, आज जो है मुख्य विकास अधिकारी जी के द्वारा इन तमाम विषयों पर चर्चा करके माताओं बहनों को जागरूक किया गया। हम जो हमारी खेती से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हमारे जो है इस गांव में महिलाएं हैं, माताएं बहनें, आप सभी की तरफ से आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।